हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफजेड यूपीएससी में। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से बाबर ने सारे युद्धों को लड़ा इंडिया में। ये जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया। तो ये सारे युद्धों को उसने लड़ा और इन सारे युद्धों को वो इंडिया में जीता। और इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, हुमायूं के बारे में, जो सेकंड मुगल एम्परर था, हुमायूं, बाबर का बेटा। क्योंकि हमें ने इस चैनल पे एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम पूरा मुगल्स कवर करेंगे, फिर सूफी संत कवर करेंगे, फिर हम सल्तनत कालीन कवर करेंगे, और इस तरीके से हम पूरी अपनी जो मेडिवल इंडिया की बुक है उसको पूरा समझ लेंगे। उसको पढ़ के नहीं बल्कि सुनकर हम उसको क्या कर लेंगे, पूरा ख़त्म कर लेंगे, जिससे कि आपको सब्जेक्ट बोरिंग भी ना लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम वीडियो में समझने वाले हैं हुमायूं और उसके प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, उसने किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज ए किंग, उसने अपने आप को कैसे इस इंडिया की जो उष्ण गर्मी वाली जो यहाँ का सीज़न है उसको अपने आप को अपनाया। तो चलिए हुमायूं से शुरू कर लेते हैं। तो सेकंड एम्पायर जो था हुमायूं था, और बाबर का सबसे बड़ा बेटा भी हुमायूं ही था। हुमायूं के फेस को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी। अब दो फेस में क्यों बांटेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। उसका जन्म स्थान काबुल था, अफ़गानिस्तान में उसका जन्म हुआ था, क्योंकि जो बाबर था वो अफ़गानिस्तान में ही था उस टाइम पे। मूल नाम इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, उपनाम इसका जो था हुमायूं था, और माता का नाम इसकी महाम बेगम था और पिता का नाम इसकी बाबर था। जो इसका राज्याभिषेक हुआ, जो इसका कोरोनेशन हुआ, इंग्लिश में राज्याभिषेक कोरोनेशन बोलते हैं, तो वो 30 दिसंबर 1530 में हुआ था। बाबर के बेसिकली 4 पुत्र थे, एक तो हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। इसमें हुमायूं जो था वो सबसे बड़ा बेटा था, जिसे बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हुमायूं की जो थी वो तबीयत ख़राब होती चली गई थी, जिसकी वजह से बाबर ने क्या हुई, ईश्वर से दुआ मांगी कि वह उसका जो उसे बीमार हुआ है वो उसका मर्ग जो है वो उसे दे दे। जिस वजह से क्या हुआ, हुमायूं तो ठीक होता हुआ चला गया लेकिन बाबर बीमार होता हुआ चला गया। उससे पहले ही जो बाबर है उसने अपने बेटे को मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इन 4 पुत्रों में हुमायूं का जन्म जो है महाम सुल्ताना से, कामरान व अस्करी का जन्म गुलरुब बेगम से, तथा हिंदाल का जन्म दिलदार आगाची के गर्भ से हुआ है। अब इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था हुमायूं का। तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था तथा उसका उपनाम हुमायूं ही था। उसका जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ। उसकी माता महाम बेगम थे, जो खुरासान के एक प्रतिनिष्ठित सिया परिवार से थी। तो उसकी माता क्या थी, सिया थी। अपने सभी पुत्रों में बाबर हुमायूं को अधिक चाहता था, किंतु व्यस्त जीवन के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सका। तो जो हुमायूं था उसकी शिक्षा दीक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी 1514 ईस्वी में काबुल से लौटने के बाद जब वो काबुल से वापस आया बाबर, तो हुमायूं की शिक्षा दीक्षा की तरफ उसने थोड़ा ध्यान दिया। उसने मौलाना मसवी अल दीन रूहुल्लाह एवं मौलाना इलियास को हुमायूं के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, मौलाना मसीह उल दीन रूहुल्लाह और मौलाना इलियास, जो क्या थे, हुमायूं के शिक्षक थे। सेकेंडरी, उसने तुर्की, फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने फारसी में अनेक पद रचनाएं भी की हैं। इसके अतिरिक्त हुमायूं को गणित भी आती थी, दर्शन भी आता था, ज्योतिषी भी आती, एस्ट्रोनॉमी भी आती थी, खगोल एवं चित्रकला में भी उसकी रुचि थी। हुमायूं की सैनिक शिक्षा की ओर भी उसने विशेष ध्यान दिया। वह तीरंदाजी व घुड़सवारी में माहिर था। बाबर ने हुमायूं को छोटी आयु में ही राजकाज का कार्य देना आरंभ किया, जिसे उसने कुशलतापूर्वक निभाया भी। 12 वर्ष की व्यवस्था में ही उसे क्या कर दिया गया, बदकशा के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसने बाबर का सहायता की थी हुमायूं ने। पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व उसने हिसार फिरोजा के निकट हामिद खां की सैनिक टुकड़ी को परास्त किया था, मतलब उन्हें हराया था। हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे आगरा विजय के पश्चात पर्याप्त धन एवं कोहिनूर हीरा भेंट किया था। संभल की जागीर भी उसे प्रदान की थी। अब निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र जो हुआ उसके प्रति, अपनी मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसने मृत्यु के बाद उसके प्रमुख
मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझा। मतलब जो उसके खलीफा थे मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद बाबर के, उन्होंने हुमायूं को क्या समझा कि अयोग्य समझा कि ये इनकैपेसिटी वाला आदमी है, इसमें अभी इतनी क्षमता नहीं है कि एक राज्य को संभाल पाए। और उसके स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया, किंतु बाद में अपने जीवन के खतरे में समझकर उसने ये विचार त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन किया। अभी हुमायूं का कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ। मेहंदी ख्वाजा के समर्थन के बाद 30 दिसंबर 1530 को बिना किसी विरोध के आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। तो हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? आगरा में हुआ। जबकि दिल्ली भी क्या थी? पूरे कंट्रोल में थी किसके? मुगल्स के। इस अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं वितरित की गई। अब प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या हैं हुमायूं को लेकर? तो गद्दी पर बैठने के पश्चात ही हुमायूं के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी। इसमें कुछ कठिनाइयाँ उसे अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी तथा कुछ उसके संबंधी मिर्जाओं और भाइयों ने प्रदान की। किंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाइयाँ उससे उसके अफगान शत्रु थे। क्योंकि पिछली वीडियो में देखा था हमने कि घाघरा का युद्ध हुआ अफगानों से, किस चीज़ में? बाबर ने युद्ध लड़ा अफगानों से, लेकिन अफगान अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए थे। और अफगान उसके क्या थे? सबसे बड़े क्या थे? शत्रु थे, जो अभी भी मुगलों को भारत से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों में इस प्रकार थी, अगर देखें तो पहले तो असंगठित साम्राज्य। मतलब बाबर का पूरा जो जन्म था ना, वो युद्ध युद्ध में निकल गया, तो राज्य को एक सेंट्रलाइज नहीं कर पाया, संगठित नहीं कर पाया राज्य को। तो ये पहली कठिनाई थी हुमायूं के लिए। बाबर हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य तो छोड़ा था, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य तो बाबर ने छोड़ा था, लेकिन उसे वह संगठित नहीं कर पाया था। क्योंकि बाबर का जो अधिकांश समय था युद्धों में ही व्यतीत रहा, अतः वह अपने विजित राज्यों को संगठित कर उसे एक निश्चित प्रशासनिक रूप नहीं दे सका। इसके अतिरिक्त जनता मुगलों का भी विदेशी मानती थी। अभी क्या करती थी? जनता मुगलों को विदेशी मानती थी कि ये तो बाहर से आने वाले लोग हैं, तथा उसके अंदर अफगानों के प्रति स्वाभिभक्ति क्या थी? पूरी तरीके से अभिषेक थी। अभी वो क्या चाहते थे? पूरे भक्ति से अफगानों को ही चाहते थे। तो हुमायूं के समक्ष सर्वप्रथम समस्या प्रशासन को संगठित एवं सुव्यवस्थित करनी थी। दूसरा था रिक्त कोष, जो वहाँ पर उसका जैसे अब होता है हमारे इंडिया के अंदर अगर देखें तो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। तो उस टाइम का क्या था? रिक्त कोष था, वो पूरी तरीके से खाली पड़ा था। मतलब खजाने को जमा करने वाली जो उसकी बॉक्स कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से खाली पड़ा था उस टाइम का। हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उस समय मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो सोचने थी, क्योंकि बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। युद्ध के पश्चात जो खर्चा हुआ उससे क्या हुआ? बिल्कुल रिक्त रिक्त हो गया उसका कोष। जो राजकोष था वो पूरा रिक्त हो गया, क्योंकि बाबर ने धन को बहुत ही अपव्यय किया था, मतलब बहुत खर्च किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद भी उसके अपने अमीरों, संबंधियों, दास दासियों व जनता को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी मात्रा में धन विपरीत किया था। जब उसने पानीपत का युद्ध जीता तो उसने बहुत सारे सिक्के भी छपवाए थे और कलंदर की उसने उपाधि भी ली थी। एक एक सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का भी उसने छपवाया था। दास दासियों को, संबंधियों को, अमीरों को अपनी तरफ करने के लिए उसने सिक्के बंटवाए थे, जिस वजह से क्या हुआ? रिक्त कोष बिल्कुल राजकोष खाली हो गया। इसी कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई। इसका परिणाम हुमायूं को भुगतना पड़ा। उसके पास धन का सर्वथा अभाव था। प्रोफेसर रसबुर्ग विलियम्स के अनुसार हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी सबसे जो खतरनाक कह सकते हैं, सबसे कठिन जो कठिनाई थी, आर्थिक अवस्था का पूरी तरीके से बहुत बड़ा उसमें क्या हाथ था। अब संबंधी अथवा मिर्जा वर्ग उससे क्या था? पूरी तरीके से विपरीत था। जो उसके संबंधी थे वो भी नहीं चाहते थे कि हुमायूं क्या हो, लीडर बने और राजा बने। हुमायूं के संबंधियों में मोहम्मद जमा मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा प्रमुख थे। इनमें मोहम्मद जमा मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा चचेरे भाई थे तथा दोनों बाबर के दामाद थे। इनका प्रभाव अमीर वर्ग पर था। समय समय पर इन दोनों ने हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा उसके शत्रुओं का साथ दिया। अब हुमायूं के बाद भाई जो थे वो उसके लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई थी। उसके सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़े शत्रु उसके लिए थे, क्योंकि हुमायूं के अपने भाइयों से भी सहयोग पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो सका था। क्योंकि भाइयों में भी क्या थी? होड़ थी कि वो भी किस तरीके से राजा बन सके। लेकिन हुमायूं क्या था? हुमायूं को जो उत्तराधिकारी मिला था वो हेरिडेटियर मिला था, मतलब वंश से मिला था। उसके बाप ने कहा था कि वो ही राजा बनेगा। तो उसके भाई भी इस चीज़ को लेकर परेशान थे। उन्होंने उसके समझ एक नीति समस्या खड़ी कर रखी थी। इसके लिए भी बाबर उत्तरदायी था।
अपनी मृत्यु से पूर्व उसने क्या करा, हुमायूं तथा कामरान का भाग 6 तथा 5 के अनुपात में निश्चित कर भविष्य में हुमायूं के लिए समस्या उत्पन्न कर दी। इसके अतिरिक्त बाबर ने अपने वसीयत में हुमायूं को अपने भाइयों से उदारपूर्वक व्यवहार करने का निर्देश दिया। तो ये आपको जरूर याद रखना है। सबसे ज़्यादा समस्या ये थी कि बाबर ने कहा था कि अपने भाइयों के साथ क्या रखना, उदारपूर्वक व्यवहार रखना। तो इसको हुमायूं हमेशा फॉलो करता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए हुमायूं ने सदैव अपने भाइयों के प्रति दयापूर्ण रवैया अपनाया, किंतु उसके भाई सदैव उसके प्रति क्या अपनाने लगे, शत्रुपूर्ण व्यवहार अपनाने लगे। अब सबसे फिर उससे बड़ी समस्या क्या थी, अफगान थे। हुमायूं के सबसे प्रबल शत्रु जो थे अफगान थे। बाबर द्वारा पराजित होने के बाद भी उनका साहस कम नहीं हुआ था, क्योंकि अफगान को बाबर ने हरा दिया था। उस समय अफगान गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिहार था। बिहार में उस टाइम पर अफगान काफ़ी सारे थे, जहाँ पर महमूद खां लोधी ने बिहार के अफगानों को संगठित करने के प्रयास में लगा रहा। वह स्वयं अपने आप को दिल्ली के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था। ये महमूद खान लोधी इब्राहिम लोधी का भाई है। उसे बीबन तथा बयाजीत जैसे योद्धाओं और अनेक अफगान जागीरदारों का समर्थन प्राप्त था, जो भारत में अफगान राज्य की पूर्ण स्थापना के लिए इच्छुक थे। इसके अतिरिक्त जो शेर खां भी हुमायूं का प्रथम शत्रु था। मुगल सेवा को छोड़कर वह बिहार चला गया तथा अफगानों को संगठित कर मुगलों को भारत से निकालने एवं पूर्ण अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास करने लगा। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। मतलब शेर खां जो था वो भी पूरी तरीके से क्या था, विरुद्ध था मुगलों के। और ये आगे चल के शेर खां जो है ये किसकी उपाधि लेगा, ये लेगा शेरशाह सूरी की, और पूरी तरीके से मुगलों को बाहर हटा देगा। मतलब एक समय के लिए क्या हो जाएगा, अफगान का राजा, अफगान का जो शासन है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर दोबारा से क्या होंगे, मुगल्स आएंगे। तो ये शेर खां जो था चंदेरी की युद्ध में ये मुगलों की तरफ से लड़ा था, लेकिन अब इस टाइम पे क्या हो गया था, शेर खां अफगानों का साथ दे रहा था। उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा। अब गुजरात उस समय का शासक जो था बहादुर शाह था, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके पास भी एक विशाल सेना और अच्छा तोपखाना था। वह मुगलों के विरुद्ध अफगानों को शरण दे रहा था। फतेह खां, कुतुब खां व आलम खां लोधी जैसे अफगानों को उसका संरक्षण प्राप्त था। हुमायूं का बहनोई मोहम्मद जमा खां भी विद्रोही कर बहादुर शाह के पास संरक्षण लिया। बंगाल का शासक जो था नुसरत शाह था। घाघरा के युद्ध में मुगलों की शक्ति से भयभीत होकर उसने बाबर से एक संधि कर ली थी, किंतु बाबर की मृत्यु के बाद उसने इस संधि को भंग कर दिया तथा अफगानों का साथ वो देने लगा। तो कौन कौन लोग जो अफगानों का साथ देने लगे, एक तो शेर खां था और एक नुसरत शाह था, जो बिल्कुल पूरी तरीके से मुगल्स के साथ थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो अफगानियों का पूरी तरीके से साथ देने लगे। अब जो सबसे जो उसके लिए हार्ड चुनौती थी वो थी उसकी चारित्रिक दुर्बलता। मतलब जो हुमायूं था वो पूरी तरीके से उदारवादी था और अपने भाइयों के लिए उदारवादी था, उदारवादी रहा वो अपने भाइयों के लिए, और उसके भाई हमेशा उसके लिए शत्रुपूर्ण रहे। मतलब पूरी तरीके से उसको क्या कर चाहते थे कि वो किसी तरीके से गद्दी पर चढ़ जाए, और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो इसकी कठिनाइयाँ थी। इन सभी कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं की जो चारित्रिक दुर्बलता थी उसकी एक अपनी व्यक्तिगत कठिनाई थी। इसके साथ उसकी समस्याओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। जिस स्थिति में वह शासक बना था उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं सैनिक कौशल की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसके अंदर इसका अभाव था। वो मतलब उसके अंदर ये इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता, सैनिक कौशल की पूरी तरीके से क्या थी, कमी थी। वह वीर साहसी एवं बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न था, लेकिन जो व्यक्ति था वो, किंतु उसमें राजनीतिक एवं सैनिक गुणों का अभाव था। मतलब वो राजनीतिक और सैनिक को अच्छे से नहीं समझ पाता था। उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि वह किसी कार्य को पूरा किए बिना ही अधूरा छोड़कर दूसरे कार्य आरंभ कर देता था, जैसे कि ज़्यादातर हम करते हैं। कि वो क्या करता था, उसके चरित्र की जो सबसे बड़ी भूल थी वो ये थी कि वो एक कार्य को छेड़ता था, फिर उसे पूरा नहीं करता था, फिर दूसरा शुरू कर देता था। यही कारण था कि उसका संपूर्ण जीवन संकट में रहा। वह पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। और ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत होगा। इस लाइन को हम बाद में समझेंगे। हुमायूं की जो प्रारंभिक भूलें थी, हुमायूं की प्रारंभिक भूलें अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन था, जो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। वह मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। मतलब एक पहला वो ऐसा लीडर था, एक मुगल लीडर था जिसने क्या किया, अपने भाइयों में
जो उसकी जो बाबर से उसे साम्राज्य मिला था उसको विभाजित किया। अपने पिता की इच्छा अनुसार ही उसने अस्करी को संभल दिया, हिंदाल जो उसका भाई था उसको अलवर दिया और कामरान को काबुल और कंधार का प्रांत दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपने चचेरे भाइयों में से एक भाई मिर्जा सुलेमान को बदकशां का शासन प्रदान किया। इन तीनों भाइयों में कामरान अधिक कपटी निकला। वह केवल काबुल और कंधार से ही संतुष्ट नहीं रहा, तो सबसे ज़्यादा जो उसके लिए समस्या खड़ी करेगा वो कामरान ही खड़ी करेगा, क्योंकि कामरान क्या था, बहुत लालची था। उसको काबुल और कंधार तो दे दिया लेकिन उसके बाद भी उससे संतुष्ट नहीं था, उसको दिल्ली ही चाहिए था। जिस समय हुमायूं कलिंजर का घेरा डाले हुए था, उसी समय कामरान पंजाब पर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। किंतु हुमायूं अपने भाइयों से युद्ध करना उचित नहीं समझता था, अतः उसने कामरान को पंजाब और मुल्तान भी दे दिया। मतलब कामरान को क्या करा, पंजाब भी दे दिया और मुल्तान भी दे दिया, और पहले ही उसने काबुल कंधार भी दे रखा था। इसके अतिरिक्त तो उसे हिसार फिरोजा का भाग भी थोड़ा सा दे दिया गया। कामरान के प्रति हुमायूं की ये दया ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो सबसे बड़ी भूल इसकी यही थी कि वो कामरान को क्या करता जा रहा था, प्रॉमिस देता जा रहा था। कामरान का जो संपूर्ण पंजाब व निकटतीय क्षेत्रों पर अधिकार के बाद वह मध्य एशिया से हुमायूं का संपर्क टूट गया। हुमायूं को अब आवश्यकता पड़ने पर भी ना तो उत्तर पश्चिम की ओर से कोई सहायता प्राप्त हो सकती थी और ना ही उस क्षेत्र से वे सैनिकों की भर्ती भी कर सकता था। कामरान के हाथों हिसारा फिरोजा चले जाने से दिल्ली कंधार की मुख्य सड़क पर उसका अधिकार हो गया। तो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो हुमायूं को प्रारंभिक कठिनाइयाँ हुई और किस तरीके से उसकी चारित्रिक दुर्बलता रही। अफगानों के प्रति गुजरात, बंगाल और रिक्तकोश, ये सब उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी। और असंगठित साम्राज्य, हुमायूं के भाई जो थे उसके प्रारंभिक की क्या थी, कठिनाइयाँ थी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध, कौन कौन से बैटल्स इंडिया के अंदर लड़े। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। पिछली वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।